ऑनलाइन टॉपर स्टडी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज की क्लास में आपका विषय है हिंदी और इसका सब्जेक्ट है, यानी कि इसका पॉइंट है भाषा परिचय। भाषा परिचय मुझे आज हिंदी का आपको परिचय कराना है। और देखिए, आप इस क्लास में एंड तक बने रहें और कुछ बहुत बातें ऐसी मिलेगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आप इसको समझें और अपनी परीक्षा को सफल बनाएं। देखिए, सबसे पहले मुझे समझाना है भाषा क्या होता है। सबसे पहले भाषा जो होता है वो किसी भी व्यक्ति विशेष का या समाज का, कोई व्यक्ति हो या कोई समाज हो, उनका सार्थक विचार यानी उनकी सार्थक विचार ही भाषा कहलाता है। यानी वो अपनी बात को जो कह रहा है और वो कहने के बाद दूसरा उसको समझ रहा है, तो सीधे शब्दों में ये भाषा कहलाता है। यानी कि विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है, यानी विचारों की अभिव्यक्ति, और ये अभिव्यक्ति जब कोई व्यक्ति इसे समझ लेता है, जो विचार है आपका और जो आपने कहा, और यदि कोई व्यक्ति उसे समझ लेता है तो समझ लीजिए कि वही भाषा है। व्यक्ति को ही भाषा कहेंगे। ये भाषा कहलाती है। विचारों की अभिव्यक्ति ही किसी समाज या किसी समूह या किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी विचारों की अभिव्यक्ति जो कि सार्थक हो। अभिव्यक्ति में एक शब्द और जोड़ सकता, सार्थक अभिव्यक्ति। विचारों की सार्थक अभिव्यक्ति। भाई, अभिव्यक्ति तो कोई भी हो सकती है, लेकिन वो सार्थक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और उसी को हम भाषा कहते हैं। उसी को हम भाषा कहते हैं। अब ये भाषा तीन रूपों में मिलती है, यानी हम अपने विचारों को तीन रूपों में मतलब प्रकट करते हैं। यानी जो विचार हैं वो तीन रूप में प्रकट किए जाते हैं। विचार को तीन रूपों के द्वारा प्रकट किया जाता है। और जब विचार की अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है, तो इसका मतलब भाषा को हम तीन रूपों में समझ सकते हैं। इसका दूसरा रूप हो गया कि भाषा के तीन रूप होते हैं। भाषा के तीन रूप। पहला रूप क्या है कि अपने जो विचार हैं आप केवल बोल रहे हैं, जिसे मौखिक कहेंगे। अपने विचारों को केवल बोल करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोल करके। ये मौखिक होता है। और अपने विचारों को आप लिखित में कह रहे हैं, यानी लिखित में कह रहे हैं। और अपने विचारों को आप संकेत में बता रहे हैं।
यानी व्यक्ति विशेष की या समाज की या समूह की जो सार्थक अभिव्यक्ति है उसी को भाषा कहते हैं। अब यहाँ वही भाषा विचार जो हम अपने व्यक्त करना चाह रहे हैं वो 3 माध्यमों से होते हैं। एक तो आप कह रहे हैं, दूसरा समझ रहा है, वो मौखिक भाषा का रूप होता है, दूसरा रूप होता है लिखित, यानी आप बोल नहीं रहे, केवल लिख रहे हैं। लिखने में आप किसी प्रतीक का, किसी चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, वो आगे का पॉइंट है। वो लिखने में जो आप किसी चिन्ह का या प्रतीक का प्रयोग कर रहे हैं वो लिखित में आपका लिपि कहा जाता है। लिखित में आपका लिपि कहा जाता है जो आप चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे आगे हम वर्ड कहेंगे, अक्षर कहेंगे। वो लिपि के माध्यम से हम लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखित में दे रहे हैं और दूसरा उसे समझ रहा है। तीसरा जो पॉइंट है, ना आप बोल रहे हैं न लिख रहे हैं, केवल संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपका सांकेतिक भाषा कही जाती है। यानी भाषा के यहाँ पर 3 रूप हो गए। भाषा की उत्पत्ति विचारों की सार्थक अभिव्यक्ति होती है, और यहाँ भाषा जो अब 3 रूपों में हमको देखने मिलती है। एक मौखिक जो हम कह रहे हैं, दूसरा समझ रहा है, दूसरा लिखित जो हम लिख रहे हैं बोल नहीं रहे फिर भी समझ रहा है, तीसरा न लिखित रहा न मौखिक रहा, केवल संकेत कर रहे हैं, इशारे से कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उस बात को समझ रहा है, वो भी एक भाषा का माध्यम होता है। देखिए, अब भाषा जो होती है वो 2 प्रकार से अर्जित की जाती है। कोई भी भाषा 2 प्रकार से अर्जित होती है। एक तो स्वयं अपनी परंपरागत, यानी परंपरागत होती है। परंपरागत का मतलब ये होता है कि हम अपने समाज से, अपने जहां रह रहे उससे हम प्राप्त कर रहे हैं, वो परंपरागत भाषा के अंतर्गत आता है। और एक रूप होता है अर्जित, एक रूप होता है अर्जित, यानी कि हम अपनी परंपरागत जो भाषा है उसके अतिरिक्त कहीं से दूसरी भाषा से आप अपने में मिला रहे हैं, तो एक अर्जित रूप होता है। यानी कि भाषा परंपरागत हो सकती है या अर्जित हो सकती है, दोनों का मिक्सर हो सकती है, दोनों का मिक्सर हो सकती है। अब देखिए, लिखित में जो भाषा है, जो लिखित में है, उसके जो अंग हैं, कई अंग होते हैं, यानी लिखित भाषा के अंग है ये, लिखित भाषा के अंग। सबसे पहले आता है ध्वनि। ध्वनि पहला होता है, ध्वनि को ही हम वर्ड कह देते हैं, इसका दूसरा रूप वर्ड बोलते हैं। और ध्वनि को वर्णित करने के लिए फिर हम जिस प्रतीक का प्रयोग कर रहे हैं, ध्वनि को वर्णित करने के लिए हम जिस चिन्ह का या प्रतीक का प्रयोग कर रहे हैं वो अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर। यानी कि एक ध्वनि है जो हमने उसका दूसरा नाम ले दिया, ध्वनि या वर्ड शब्द बोला, ऑब्लिक लगा सकते हैं, एक ही बात है ये, आवाज बोलते ध्वनि को। लेकिन अब इस ध्वनि को या वर्ड को हम अक्षर में दिखा रहे हैं, किसी चिन्ह में दिखा रहे हैं, ठीक है ना, किसी चिन्ह में दिखा रहे हैं, कोई प्रतीक बना रहे हैं, वो अक्षर कहलाता है। और अक्षरों के मेल से फिर शब्द बनता है, यानी कि यहाँ कई ध्वनियों का मेल होता है शब्द में, लेकिन ये सार्थक ध्वनि होती हैं, सार्थक ध्वनियां होती हैं, कुछ अर्थ रखती हैं, तब समझ लीजिए कि शब्द है। और शब्द के बाद फिर एक पद होता है, और पद के बाद पदबंध होता है,
और पदबंध के बाद फिर आपका वाक्य होता है। ये लिखित भाषा के अंग, ये सब लिखित भाषा के अंग हैं। अब देखिए, जिसमें से मैं आपको अभी समझा रहा था, कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और पदबंध और वाक्य, ये सब है क्या, इनके बारे में सुनो। मैंने ध्वनि और वर्ण को तो एक ही बात कहा है। एक्चुअल में वर्ण एक ध्वनि ही होती है, लेकिन अक्षर में एक ध्वनि नहीं, अक्षर में एक से अधिक ध्वनि होती है। लेकिन शब्द में कई ध्वनियों का समूह होता है, लेकिन यहां पर ये कुछ अर्थ रखता है। और शब्द ही पद होता है, शब्द ही एक पद होता है। लेकिन अंतर यह है कि जब ये शब्द किसी वाक्य में आ जाए, क्योंकि वाक्य शब्दों का समूह होता है, क्योंकि वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसमें दो चार शब्द होते हैं, और लेकिन फिर वो पूरा अर्थ लेके चलता है, पूरा अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहेंगे। लेकिन वो शब्द जो किसी वाक्य में आया है उसे वहां पर पद कहते हैं। उस वाक्य के अंदर वो शब्द पद के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब एक पदबंध भी है। अब वाक्य में दो शब्दों का या समूह कहिए, या दो पदों, दो या तीन पदों का समूह, वो पदबंध कहलाता है। इस तरीके से लिखित भाषा के ये अंग हैं, और इनके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। लिख करके हम बोलते नहीं इसमें, लिखित भाषा में। संकेत में तो आप समझ रहे होंगे कि संकेत में आप न बोलेंगे और न कुछ लिखेंगे, केवल संकेतों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का प्रयास करते हैं। ये किसी भी भाषा को समझने के तीन, किसी भी विचार को, जो आप विचार अपना व्यक्त करना चाह रहे हैं, वो तीन भाषा के रूप में हम समझ सकते हैं। एक मौखिक हो गया, एक लिखित हो गया, और एक सांकेतिक हो गया। मौखिक में तो आप बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उसी को आप समझ रहे हैं, दूसरा समझ रहा है, और दूसरा भी जब बोलता है तो आप भी समझ रहे हैं। ये मौखिक रहता है। पूर्व काल में हम लोगों की हमारी जो भाषा थी वो केवल मौखिक थी या सांकेतिक थी, लिखित हमारी भाषा नहीं थी, जो कि मैं अभी आगे आपको पढ़ाने जाऊंगा। ये जो लिखित भाषा का जो हमारा प्रकरण चला है, वो यहाँ पर विदेशियों का आक्रमण जब हुआ था, उस समय से हमारा ये लिखित प्रकरण चला है। यहाँ पर ईरानियों और यूनानियों के आक्रमण हुए थे ईसा से 600 वर्ष पूर्व के करीब। लेकिन वो लोग यहाँ पर कुछ अपने आक्रमण की घटनाओं को लिपिबद्ध कर रहे थे, लिख रहे थे। ये चीज हम लोगों ने भी देखी, हमारे पूर्वजों ने भी देखी। उन्होंने देखी ये क्या है। जब उनसे अपने विचारों के माध्यम से, क्योंकि भाषा तो हम नहीं समझ पा रहे थे, केवल सांकेतिक, एक सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है, इसे कहीं भी चले जाइए सब जगह वैलिड है। सांकेतिक भाषा पूरे विश्व की भाषा है, आप ये कह सकते हैं। ये भाषा का जो रूप है वो पूरे विश्व में कहीं भी जाइए आप वैलिड है, आपकी बातों को दूसरा समझने का प्रयास करेगा। लेकिन ये लिखित भाषा हमने विदेशियों से सीखी है। जब उन्होंने यहाँ अपना इतिहास जो घटनाएं घटी थी उनको लिखने का काम किया, हमने उनसे सीखा, तो हमने भी सोचा अपना क्यों न लिखित विचार दिए जाएं। उससे पहले हमारा जो संसार का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो ऋग्वेद को बोलते हैं। ऋग्वेद हमारा लिखित में नहीं था, वो केवल हमारे कुछ ही व्यक्तियों को मौखिक, यानी जिनको मालूम था, वो व्यक्ति अपने पास जो दूसरा सीखने वाला है बैठा करके उसे कंटेस्ट कराया जाता था। ये व्यवस्था थी हम लोगों की।
यानी लिखित नहीं थी, लेकिन हमने ये लिखित भाषा अपनी जो लिपि फिर डेवलप की, और डेवलप करने के बाद में हमने भी अपनी भाषा को लिखित रूप में ढाल लिया। इसके बाद में जब क्या होता है, कोई भी देश है, जैसे हमारा देश है, अब भाषा की जो कंडीशन है वो 3 रूपों से होकर के गुजरती है। भाषा की जो 3 रूपों से होकर गुजरती है। सबसे पहले कोई भाषा अगर डेवलप हो रही है, कोई भी भाषा डेवलप हो रही है, तो पहले एक समुदाय समूह में होगी, वो एक समूह या समुदाय में होती है, समूह या समुदाय में होती है। ये समूह या समुदाय एक परिवार भी हो सकता है, एक गांव भी हो सकता है, यानी बहुत छोटे क्षेत्र में होती है। इसी को हम जब इस क्षेत्र में जब छोटे में होती है तो इसे बोली के नाम से जाना जाता है। ये भाषा का पहला जो रूप है वो बोली के नाम से जाना जाता है। जब यही बोली जब अपना थोड़ा रूप बड़ा कर लेती है, इसका थोड़ा रूप बड़ा हो जाता है, तो फिर यहां से थोड़ा विभाषा का रूप बन के तैयार हो जाता है। और ये विभाषा जब कुछ अपनी लिखित में कुछ विचार देने लगती है, या लिखित में अपनी इसमें कुछ लिखित में आपको कुछ साहित्य दिया जाता है इसी बोली में या विभाषा में, तो ये परनिष्ठित हो जाती है, परनिष्ठित भाषा हो जाती है, निष्ठित भाषा बन जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बोली छोटे रूप में थी, छोटे क्षेत्र में थी, विभाषा कुछ थोड़े से उस छोटे परिवार से निकल के गांव बस्ती कहिए या कहिए थोड़े क्षेत्र में आ गई। लेकिन अब इसमें कुछ लेखक अपनी लिखाई करने लगे, कभी अपनी कविताएं रचने लगे, तो फिर इसी बोली का एक परनिष्ठित भाषा का रूप ले लेती है। यही बोली एक परनिष्ठित भाषा का रूप ले लेती है। और जब ये परनिष्ठित भाषा किसी देश तक पहुंच जाती है, यानी देश के लिए हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रभाषा बन जाती है। फिर यही राष्ट्रभाषा बन जाती है। यानी कि राष्ट्रभाषा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? एक बोली से होती है। बोली से आगे बढ़ती है, थोड़ा क्षेत्र बढ़ता है, विभाषा का रूप आता है, और उसके बाद पर जब इसमें साहित्यिक सृजन होने लगता है, यानी आप कह सकते हैं साहित्य रचना होने लगती है, साहित्यिक, ठीक है ना, रचना होने लगती है, तब फिर ये परनिष्ठित भाषा बन जाती हैं। और जब साहित्य रचना के बाद में अगर पूरे देश के लिए वैलिड हो जाए तो फिर राष्ट्रभाषा बन जाती है। यानी कोई भी भाषा कहाँ से होकर के गुजर के पहुंचती है? बोली से भाषा विभाषा तक पहुंचती है, फिर परनिष्ठित भाषा बनती है, फिर जब देश के लिए पूरे में बोली जाती है तो फिर वो राष्ट्रभाषा बन जाती है। इसके बाद में फिर अब क्योंकि मैं आपको हिंदी भाषा के बारे में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने हिंदी से पहले कुछ बातें आपको बताई हैं। एनीबडी ये सब भाषाओं के लिए रहेगी, कोई भी भाषा हो। अब मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट है हिंदी, मुझे अब हिंदी के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो देखिए, मैं पहले हिंदी को आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि ये हिंदी जो है किस तरीके से डेवलप हुई या इसकी विश्व में क्या स्थिति रही, ये सारी बातें आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। ये डस्टर नहीं था, डस्टर मुझे लेना है।
सबसे पहले अब हिंदी को मैं आपको बताऊं कि हिंदी का विश्व में स्थान, पहले यहां से शुरुआत करता हूं। हिंदी का विश्व भाषाओं में स्थान। देखिए हिंदी अगर विश्व भाषाओं में स्थान की बात की जाए तो लगभग 3000 भाषाओं में से ये विश्व में लग पहले चौथे स्थान पर थी। यानी इस सबसे पहले चीनी भाषा मंदारिन थी, उसके बाद स्पेनिश भाषा थी, उसके बाद फिर अंग्रेजी भाषा थी, उसके बाद में फिर आपकी चौथी स्थान पर भाषा थी। लेकिन अभी कुछ नए डाटा में इसने अब अपना तीसरा स्थान ले लिया है। अब विश्व में अब ये तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा। देखिए बोलने के लिए थी, लेकिन विश्व में यदि एक दूसरे के लिए डाटाबेस मतलब स्थानांतरण करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे देश के लिए पहुंचाते हैं, तो फिर सबसे पहली भाषा जो है आपकी अंग्रेजी है। आज भी अंग्रेजी सबसे पहली भाषा है जो अपने विचारों को एक दूसरे के लिए हम स्थानांतरण करते हैं। तो लेकिन वहां पर हमारी हिंदी 5वें स्थान पर है। लेकिन बोली जाने वाली भाषाओं में अगर लेके चले तो अब हिंदी तीसरे स्थान पर आ चुकी है। यानी कि जनता जनार्दन जो बोल रहा है उसमें तीसरे स्थान पर आपकी हिंदी रहती है। यानी कि अभी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 22 फरवरी को हर साल मनता है, ठीक है ना। अब इस मातृभाषा दिवस पर, ठीक है ना, एक भाषा के बारे में एडवाइजरी जारी की गई, उसमें आपकी भाषा का स्थान जो है तीसरे स्थान पर दिया गया है। अब विश्व में तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन अब से पहले ये चौथे स्थान पर विश्व में बोली जाने वाली भाषा थी। लेकिन डाटाबेस में अब भी आपकी अंग्रेजी पहले स्थान पर है। यानी एक दूसरे देश के लिए जब हम अपने विचारों को भेजते हैं, स्थानांतरण करते हैं, तो आज भी अंग्रेजी भाषा विश्व में पहले स्थान पर है। जैसा कि यहाँ मैं अभी आपको चीनी भाषा मंदारिन को पहले स्थान बता रहा हूँ, उसमें चीनी भाषा पहले स्थान पर नहीं है। और इसके बाद आपकी जो हिंदी का जो विकास क्रम है, हिंदी का जो विकास क्रम है, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हमारी आदि जननी हमारे देश की, चाहे कोई भी भाषा हो अपने देश में, उन सब की आदि जननी संस्कृत भाषा है। भाई हमारे देश की कोई भी भाषा हो, सबकी जननी क्या है? संस्कृत भाषा है। अब कहें कि भाई क्या अंग्रेजी की भी है? अरे भाई अंग्रेजी हमारी थोड़ी है, अंग्रेजी तो विदेशियों की भाषा थी। वो अपने देश की भाषा के बारे में बात कर रहा हूं। वो सबकी जननी क्या है? संस्कृत है। और उसी संस्कृत भाषा का विकास डेवलप होता गया, और आज के समय में आपकी जो हिंदी है वो इस रूप में इसका अंतिम स्वरूप मिलता है। लेकिन अब संस्कृत का जो हमारा साक्ष्य मिलता है संस्कृत भाषा में, वो सबसे पुराना साक्ष्य है वेद। यानी वेद सबसे पुराना साक्ष्य है। इनके बारे में बताता है कि ये ईसा से 1500 ईसा से भी पूर्व लिखा गया था, बताते हैं। लेकिन मैं अभी तुमको थोड़ी देर पहले लिखा नहीं गया था। ये संस्कृत भाषा
जो है आपकी जो थी वो वेद की उत्पत्ति 1500 ईसा पूर्व में दे रखी है। और आज इस समय को यदि मैं लेके चलता हूं तो लगभग 3500 वर्ष का ये समय हो रहा है। चूंकि आज का समय 2000 वर्ष तो कंप्लीट हो ही चुका है ईसा के बाद में, तो 3500 वर्ष पहले की ये वेद की हमारी बात वो है। 3500 वर्ष पहले संस्कृत जो भाषा थी उस समय ये हमारी क्या भाषा थी? ये केवल छांदस भाषा थी, केवल वैदिक भाषा थी। यानी उस समय केवल ये कौन सी भाषा थी? संस्कृत। इसको हम वैदिक भाषा कह सकते हैं, ठीक है ना, वैदिक और या छांदस। छांदस का मतलब क्या है? छांदस का मतलब यह है कि केवल छंद, जिसे आप दोहा कहते हैं, यदि उस रूम में ही ये लिखी हुई थी। ये लौकिक भाषा नहीं थी, जनमानस की भाषा नहीं थी। उस समय ये जनमानस की भाषा नहीं थी। तो यहां संस्कृत का से डेवलप होता है हमारी हिंदी का, लेकिन इसमें डेवलप कैसे होता है उस चीज को मैं बता के चलता हूं। देखिए, सबसे पहले संस्कृत रही, लेकिन संस्कृत होने के बाद में ये संस्कृत का ही, ये संस्कृत में दो रूप रहेंगे। एक आपकी कहेंगे वैदिक भाषा कहेंगे, इसे वैदिक भी कह सकते हैं, और वैदिक के बाद एक आपकी लौकिक संस्कृत भी कह सकते हैं। यानी वैदिक संस्कृत है यहाँ पर, ये वैदिक संस्कृत है और एक लौकिक संस्कृत है। ये दो संस्कृत है। इनमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये कि वैदिक का मतलब इस संस्कृत से जनमानस परिचित नहीं था। जनमानस यानी साधारण जनता जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वो परिचित नहीं थी। साधारण जनता इससे परिचित नहीं थी। केवल वही व्यक्ति परिचित थे जिन्हें वेद का ज्ञान था, यानी एक सीमित मामला था। लेकिन यही वैदिक संस्कृत का जब आगे थोड़ा सुधार रूप पाया तो ये लौकिक संस्कृत बनी। यानी लौकिक संस्कृत से जनमानस परिचित था। यहां पर ये जनमानस परिचित नहीं था, परिचित नहीं था, और इस जगह पर जनमानस परिचित था, यानी साधारण जनता, ठीक है ना, परिचित थी। हाँ, इसके बाद में फिर संस्कृत का जो रूप हमारे देश की भाषा बन के आती है वो आपकी पाली आती है, यानी पाली। फिर पाली के बाद में ये पाली जो भाषा है यही मूलतः देशज भाषा भी कही जाती है। एक चीज का ध्यान रखना, ये पाली जो भाषा है ये मूलतः देशज भाषा कही जाती है, इसे देशज भाषा भी कहते हैं। ये देशज भाषा के नाम से भी जानी जाएगी। और पाली के बाद फिर प्राकृत का होता है, पाली के बाद प्राकृत होता है, और प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश आता है, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में फिर आपका प्राचीन हिंदी आएगी। यहाँ अपभ्रंश में एक दूसरा रूप और है जिसे हम अपहट भी कहते हैं। इसी के अंदर दूसरा एक रूप है अपहट, यानी अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप, उसे हम अपहट भी कह देते हैं। आप आगे इसे जोड़ सकते हैं इसमें, अपहट। इसके बाद प्राचीन हिंदी, यानी प्रारंभिक हिंदी भी कह सकते हैं इसे, प्रारंभिक हिंदी। ये आपकी हिंदी का यहां पर आकर के डेवलप होता है। यानी कि ये जो हिंदी वैदिक संस्कृत, यानी कि ईसा के, ठीक है ना,
1500 वर्ष पूर्व से आपकी हिंदी का डेवलप होते होते आधुनिक हिंदी जो आज प्रारंभिक हिंदी है वो लगभग 1200-1300 ईस्वी के प्रारंभ में ये हिंदी डेवलप हुई थी। इतने लंबे समय में इनका डेवलप हुआ था। अब ये मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने में बहुत छोटा लगता है समय, लेकिन ये बहुत बड़ा समय है। अब यहाँ हिंदी से मतलब वैदिक संस्कृत से प्रारंभिक हिंदी तक का समय ये लगभग आप ये कह सकते हैं कि ये लगभग 2500 वर्ष तक का समय था। इतने लंबे समय में हम यहाँ पहुंचे। अब इस चीज को आपको स्टेप से समझना है। क्या समझना है? अब देखिए, जो आपकी आर्य भाषा का जो काल है, ये चूंकि वैदिक काल आर्य भाषा काल भी कहा जाता है, और ये आर्य भाषा काल से लेकर के ये सब आपका आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसमें से ये 3 रूपों में बांटा गया है, ठीक है ना। इसका 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है, इसमें पहला रूप जो आएगा वो है प्राचीन आर्य भाषा काल। पहला रूप प्राचीन आर्य भाषा काल। इस समय कौन सा समय है? ये समय जो आता है आपका प्राचीन आर्य भाषा काल का जो समय है वो समय है 1500 ईसा पूर्व से शुरुआत होती है इसकी। ईसा पूर्व से शुरुआत होती है और 500 ईसा पूर्व तक रहता है। ईसा पूर्व तक ये समय रहता है। दूसरा जो भाषा का काल आता है वो मध्य, ठीक है ना, मध्य आर्य भाषा काल रहता है। इसका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से शुरुआत होता है। ये 500 ईसा पूर्व से शुरुआत होता है और ये 1000 ईस्वी तक चलता है। यहाँ पर 1000 ईस्वी तक ये समय चलता है। 500 ईसा पूर्व से ये शुरू होता है और 1000 ईस्वी तक ये समय चलता है। और फिर आपका एक आधुनिक भाषा काल होगा जिसमें आपकी प्रारंभिक हिंदी से शुरुआत होती है जो अब तक चल रहा है। यानी कि अब जो आपका जो बांटा गया समय है वो 3 रूपों में, एक प्राचीन आर्य भाषा काल जो 1500 ईसा पूर्व से शुरुआत होकर के 500 ईसा पूर्व तक रहा। मध्य आर्य भाषा काल में क्या रहा, वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा तक रहा, पूर्व में 1000। इसमें आपका समय जो दे रखा है 1000 वर्ष का दिया, और इसमें जो समय दिया है वो 1500 वर्ष का दिया है। यानी यहां पर 1000 वर्ष का समय है। 1000 वर्ष, भाई भाषा बहुत लंबे समय में कन्वर्सन होती हैं, बदलती हैं एक दूसरे भाषा में। कोई भी भाषा में बदलाव आने का एक मेन रीजन होता है। अगर इस बात को समझें तो देखिए, बाहरी आक्रमणों का होना या विदेशियों के आपके यहाँ आ जाना, यानी कोई दूसरा आपकी संस्कृति में आके मिल जाए तब भाषा विशेष में परिवर्तन होता है। उससे पहले कोई भाषा विशेष में परिवर्तन होता है तो वो होता है अपने ही देशज भाषाओं में परिवर्तन के कारण, वैसे नहीं होता है। तो यहाँ पर वही चीज है। तो इतना ये 1000 वर्ष का समय है, ये 1500 वर्ष का समय है। उसके बाद हम अपनी प्रारंभिक हिंदी पर आए हैं, और आज प्रारंभिक हिंदी से आते आते आज का भी समय हमारा 1000 वर्ष का लगभग होता जा रहा है। यानी कि ये प्रारंभिक हिंदी 1200-1300 में शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना। 800-900 वर्ष तो हो ही गया, इतना समय तो हो गया। अब देखिए, प्राचीन आर्य भाषा काल में आपका यहाँ पर वही
वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृत थी, और एक दूसरी लौकिक संस्कृत थी, जो कि मैं पीछे पढ़ा चुका था। इसमें दो चीज रहेगी, एक वैदिक संस्कृत रहेगी। वैदिक संस्कृत का जो काल रहेगा वो रहेगा 1500 ईसा पूर्व से शुरुआत रहेगी, और 500 नहीं 1000 ईसा पूर्व तक का समय रहेगा। यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व तक का समय रहेगा। लौकिक संस्कृति में अब 1000 ईसा पूर्व से समय लगेगा यहाँ पर, और 500 ईसा पूर्व तक का समय रहेगा। ये ईसा पूर्व तक का समय रहेगा लौकिक संस्कृत में। देखिए यहाँ पर वैदिक जो संस्कृत है, इस वैदिक संस्कृति में क्या था, यहाँ वेदों की रचना हुई थी। किसकी? वेदों की रचना हुई थी, वेदों की रचना। यहीं पर आपके इसी में उपनिषद भी लिखे गए थे। इसी में वैदिक संस्कृत के अंतर्गत उपनिषद भी आएंगे। उपनिषद उपनिषद हो गया, और यहीं पर आपके ब्राह्मण ग्रंथ भी आएंगे। एक ब्राह्मण ग्रंथ और आएंगे, ग्रंथ, यानी कि यहाँ पर वेदों की, चारों वेदों की रचना हुई थी, 4 वेद हैं, और उपनिषदों की रचना हुई थी, और ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना आपकी वैदिक संस्कृति में होती है। ठीक है ना। लौकिक संस्कृति में आपका क्या होता है? देखिए लौकिक संस्कृति में आपका जो आता है, यहां पर आपका रामायण की रचना होती है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत की भी इसी में रचना होती है। महाभारत, और इसी में आपकी दर्शन ग्रंथों की भी रचना होती है। दर्शन ग्रंथ कौन से होते हैं? जिसमें आपकी दर्शन ग्रंथ, यानी कि यहाँ पर परमात्मा और आत्मा के जो स्वरूप हैं उनका अध्ययन कराया जाता है, वो दर्शन ग्रंथ होते हैं। और इसी में आपके यहाँ पर पाणिनि जो है, लौकिक संस्कृति में इन्होंने अपना जो अष्टाध्यायी था वो एक व्याकरण ग्रंथ है। उस व्याकरण ग्रंथ को भी इसी लौकिक संस्कृति में उसकी रचना की थी। यहाँ पर वैदिक संस्कृति जनमानस तक नहीं थी, अगर थी तो केवल वहां थी जिनको ये मौखिक याद हुआ करता था। वेदों का जो ज्ञान था वो मौखिक हुआ करता, अपने शिष्यों को वो कंटेस्ट कराया जाता था, लिखित में नहीं था। लेकिन लौकिक संस्कृति में आकर के फिर यहाँ पर आपकी संस्कृत जनमानस की भाषा बन चुकी थी। यानी कि जनमानस का मतलब ये था कि जनमानस इसे बोलता था। फिर इसके बाद में आगे जो मध्य आर्य भाषा काल होता है, इस समय पर आकर के फिर यहाँ से इस संस्कृत के रूप में फिर नई भाषाओं का डेवलप होता है, क्योंकि जनमानस इससे परिचित हो गया था। अब जनमानस की जो तोड़ मड़ोड़ है, यानी कि भाषाओं में बदलाव जो व्यक्ति विशेष की ध्वनि में कुछ परिवर्तन करने से हो जाता है, उसी तोड़ मड़ोड़ के कारण यहाँ पर एक पाली भाषा जो बिल्कुल जनता से संबंध रखती है का डेवलप होता है, और वो आपका जो मध्य आर्य भाषा काल कहा जाता है। मध्य आर्य भाषा काल में 3 भाषाओं का डेवलप होता है। यहाँ पर सबसे पहले किसका होता है? एक तो ये आपकी यही है, ये आपकी पाली है, और पाली के बाद में प्राकृत आता है, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। यहाँ पर तीनों चीज आ जाती है, ये वाली पॉइंट जो यहाँ तक का।
अपभ्रंश और अपभट्ट तक का, ये मध्य सुनिए। प्राचीन आर्य भाषा काल में संस्कृत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत रही, लेकिन मध्य आर्य भाषा काल में आपके पाली प्राकृत अपभ्रंश रहा। और आधुनिक में तो आपको मैं पहले बता ही चुका हूं कि यहां से प्रारंभिक हिंदी शुरू होती है। इसके अलावा और भी भाषाएं डेवलप हुई थी इसी पीरियड में, जो आजकल हमारे संविधान में भी हम 22 भाषाओं को वरीयता दे बैठे हैं। ये सारी भाषाएं इसी पीरियड में डेवलप होती हैं और वो आधुनिक जो भाषाएं कही जाएगी। लेकिन यहाँ पर मध्यकाल की जो आर्य भाषा है वो मध्यकाल की आर्य भाषा में प्रारंभिक में पाली रही, शुरुआत में पाली रही, उसके बाद में फिर वो प्राकृत में डेवलप हुई, फिर उसके बाद में अपभ्रंश बना। यानी अपभ्रंश जो बना है तो अपभ्रंश में क्या है, विदेशियों के आक्रमण हुए थे और विदेशियों के आक्रमण के कारण यहाँ पर अन्य भाषाओं का यहाँ पर प्रचलन हुआ था और उसके कारण यहाँ पर आपका भाषा अपभ्रंश के कारण अन्य भाषाएं बनने लगी। तो देखिए पाली जो भाषा है जो मध्यकाल की आपकी भाषा है, पाली मध्यकाल से आपकी भाषा रखती है। ये मध्यकाल में 3 पॉइंट थे, यानी कि एक तो पाली है, एक प्राकृत है, ठीक है ना, और एक अपभ्रंश है, अपभ्रंश। ये 3 पॉइंट है। देखिए पाली का जो समय है वो पाली का समय रहता है कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का समय रहता है, 1 ईस्वी तक का। और प्राकृत का समय होता है वो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक का रहता है। और इसके बाद में 500 के बाद में ईस्वी से यहाँ 1000 तक का जो है अपभ्रंश का समय रहता है। 1000 ईस्वी तक का अपभ्रंश का समय रहता है। अब देखिए पाली एक्चुअल में हमारी प्रथम देशज भाषा है, इसको हम प्रथम देशज भाषा भी कह सकते हैं। भाषा यानी कि जनता की भाषा, ये प्रथम जनता की भाषा है पाली जो है। इसी पाली में महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए थे। इसी पाली में महात्मा बुद्ध ने, यानी बुद्ध के जितने भी उपदेश हुए हैं, ठीक है, के उपदेश इस पाली भाषा में रहा। दूसरी बात, ये पाली जो भाषा है इसी में ये अवलेखी भाषा का रूप भी है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो अशोक महान सम्राट था उसने अवलेखों की मतलब रचना करवाई थी, तो इसको हम दूसरे नाम से अवलेखी भाषा भी कह सकते हैं। अवलेखी भाषा भी बोली जाती है, ये पाली को हम अवलेखी भाषा भी कहते हैं। और ये पाली जो है मध्य देश में, यानी मध्य देश का मतलब जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी क्षेत्र आता है और इसमें आपका बिहार का भी कुछ शहर आता है, ये पूरा जो है मध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब पाली का जो विकास हुआ था वो मध्य क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना, मध्य क्षेत्र में। और मध्य क्षेत्र में विकास होने के कारण जो श्रीलंका के निवासी थे इस पाली को मागधी भाषा भी कहते थे। मागधी भाषा के नाम से भी ये श्रीलंका के निवासियों ने इसका नाम दिया था। श्रीलंका के निवासियों के द्वारा ये नाम दिया गया था उस समय। ये हमारी देशज भाषा है, पहली देशज भाषा। बुद्ध के सारे उपदेश इसी में हुए थे, जनता के लिए सारे उपदेश दिए थे उन्होंने, इसलिए इस भाषा को उन्होंने चुना। दूसरा, अवलेखी भाषा यो है
कि जिस समय महान अशोक सम्राट अपना देश काज चला रहा था, उस समय अपने कानून जो भी थे उन्होंने भी अपनी देशज भाषा में ही लिखवाए थे, इसलिए इसको अभिलेखी भाषाओं के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य क्षेत्र में ये भाषा डेवलप हुई थी, तो यहाँ पर जो श्रीलंका के निवासी थे उन्होंने इस भाषा का नाम मागधी नाम भी दिया था, इस भाषा का नाम मागधी नाम भी दिया था। इसके बाद में फिर प्राकृतों का डेवलप होता है, प्राकृतिक डेवलप होता है। तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिए हैं, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें प्रवर्तक थे, 24वें प्रवर्तक थे, इनके सारे उपदेश, ठीक है ना, उपदेश प्राकृत में रहे हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है कि प्राकृत जो है कई डेवलप हुए हैं, प्राकृत जो है उस समय कई डेवलप हुए थे। इस समय पर आकर के हमारे देश में भाषा का रूप कई प्राकृतों के रूप में डेवलप हुआ था, कई प्राकृतों के रूप में, जिसमें से मैं अभी कुछ प्राकृतों के नाम, मुख्य प्राकृतों के कई प्राकृत थे, मुख्य जिसमें से 5-6 ही है, उनके नाम बताता हूं। जैसे एक सौर सैनी प्राकृत है, क्या है? सौर सैनी, सौर सैनी एक ये प्राकृत है पहला। कई प्राकृत इस समय डेवलप हुए थे, कारण उसका भी एक रीजन है, इस समय पर आकर के यहाँ पर विदेशियों के आक्रमण शुरुआत हो गई थी, यानी कि यहाँ पर शक, कुषाण, यवन, ये लोगों ने आक्रमण किए थे, तो उनसे हम उनकी भाषाओं से परिचित हुए। तो यहाँ पर उनकी भाषाओं से परिचित हुए तो हमने अपनी भाषा में उनका अच्छे का मेल किया। तो यहाँ कई भाषाओं का डेवलप होता है, यानी वो कई भाषाओं का डेवलप वो प्राकृत के रूप में जाना जाता है यहाँ पर। तो जिसमें से एक सौर सैनी है, ठीक है ना, एक पैसाची है, एक पैसाची प्राकृत है, ठीक है, और एक पैसाची है, और एक महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री प्राकृत रहेगा। ये सब प्राकृत हैं, प्राकृत, ये भी प्राकृत है। और एक अर्ध मागधी है, और एक खाली मागधी। ये 5 प्राकृत, यानी प्राकृत के भी 5 स्वरूप देखने को मुख्य मिलते हैं। वैसे तो कई प्राकृत हैं, लेकिन यहाँ 5 मुख्य हैं, जिसमें से महावीर का मैं अभी तुम्हें बता रहा था कि ये प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे, जिसके जो मुख्य उपदेश हुए वो अर्ध मागधी प्राकृत में हुए हैं। महावीर स्वामी के जो उपदेश हुए हैं जो अर्ध मागधी प्राकृत में हुए हैं, ठीक है ना। ये उस समय की भाषा, आप समझ रहे होंगे कि इनका क्यों डेवलप रहा। यहाँ पर आकर के विदेशियों के भी आक्रमण, शक, पहलबन, शक, ठीक है ना, कुषाण, ये विदेशी यहाँ पर आए थे। इनकी भाषाओं से हम मिले, परिचित हुए, तो यहाँ पर हमारी भाषा का विकृत रूप सा बना, उसी को हम यहाँ पर प्राकृत रूप दे रहे हैं। और ये कई यहाँ पर प्राकृत रूप मतलब प्रचलन में हो गए थे, जिसमें से मुख्य प्राकृत रूप मैंने लिख दिए हैं। एक सौर सैनी प्राकृत है, पैसाची प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत, एक अर्ध मागधी प्राकृत, एक मागधी प्राकृत है। यानी ये 5 वो हैं प्राकृत, मागधी प्राकृत। और ये आपका ये रहता है। अब इसके बाद में फिर आगे जब बढ़ते हैं 500 ईसा पूर्व से आगे और बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ अपभ्रंश आ जाता है। अपभ्रंश यहाँ पर क्या होता है? अपभ्रंश में यहाँ पर और हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ तो आए दिन ये कंडीशन जो समय है, आए दिन विदेशियों के आक्रमण हो रहे हैं। अब जब विदेशियों के आक्रमण हो रहे हैं तो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और ये सब कुछ, हमारी परंपराएं, हमारी रीति रिवाजें सब कुछ प्रभावित हुई, तो हमारी भाषा कहाँ बच जाती। यानी हमारी भाषा में बहुत ढेर सारा बदलाव हो रहा था, बहुत ढेर सारी कमियां हो रही थी। वही
अपभ्रंश के नाम से जाने जाने लगी। यानी अन्य भाषाओं के हमारी भाषाओं में मिलते जा रहे थे, वो अपभ्रंश का रूप है, वो अपभ्रंश रूप कहलाता है। और ये 500 ईसा से लेकर के और 1000 ईसा तक का समय है। और इसी में एक समय और आता है जो विशेष विकृति हो रही थी भाषा में, यानी हमारी अपभ्रंश में भी एक विशेष, यानी अपभ्रंश का भी अपभ्रंश समझिए, यानी इतनी विकृति हो रही थी, उसे हम अपहट के नाम से कहते हैं। अपहट। अपहट यानी कि ये समय 900 से लेकर के 1100 ईसा तक का समय है। यानी ये समय जो है वो 900 ईसा से लेकर के 1100 ईसा तक का समय है। इस समय हमारे देश में आए दिन विदेशी आक्रमण हुआ करते थे, हमारी भाषा में बहुत विकृतियां हो रही थी, हमारी रीति रिवाजों में भी बहुत विकृतियां हो रही थी। तो ये अपभट का यानी कि ये बिगड़ा रूप है। यहाँ पर आपका ये अपभ्रंश का स्वरूप होता है। अब देखिए यहाँ पर अपभ्रंश से आगे आपकी जो डेवलप होने वाली भाषाएं हैं, जो आजकल हमारे देश में प्रचलन में है, वो सब इसी अपभ्रंशों से प्रचलित में होगी, जिसमें से ढेर सारे अपभ्रंश हैं। उन अपभ्रंशों को मैं आगे विस्तार से बताऊंगा और वो आपको अगली क्लास में आपको ये जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आप जो है सब इस क्लास को देखें, समझें और अगली क्लास के लिए आप इंतजार करें। मैं अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं के डेवलप के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। जब तक के लिए आप सभी साथियों के लिए शुभकामनाएं।